ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं अगर हम धैर्य और संयम से काम लें तो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 95% से भी अधिक हो गई है। लेकिन अभी खतरा बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज की इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। डॉक्टर संदीप, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800115767 और 01123314444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, आपसे जानना चाहेंगे कि देश में कोविड की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ गई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। आप देश में कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोविड के नंबर्स तो थोड़े कम हुए हैं, लेकिन अभी खतरा बना हुआ है और हमें जो है किसी भी हाल में सारी की सारी सावधानी बरतनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो अभी सेकेंड वेव में जो लोग बीमार हुए हैं उनका भी खतरा पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और कम से कम 3 महीने तक उनको जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी, और डॉक्टर संदीप, आपका कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में वो लोग जिन्हें दिल की बीमारी है या कार्डियक पेशेंट्स जो हैं, वो अपने हार्ट की देखभाल कैसे कर सकते हैं, साथ ही वो लोग जिन्हें कोविड हो चुका है वो पोस्ट कोविड हार्ट की देखभाल कैसे करें? देखिए, ये दोनों ग्रुप्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनको हर हाल में कोरोना से बचना चाहिए, क्योंकि एक हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी उनको है और काफी सारे लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि हार्ट के काफी सारे पेशेंट्स, करीब 40% को तो शुगर की भी बीमारी होती है। ऐसे लोग विशेष इनको रिस्क होता है कोविड इन्फेक्शन होने का और बहुत खतरनाक कोविड बीमारी होने का एक बार उनको इन्फेक्शन हो जाए। तो इन लोगों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि पहली चीज है कि वैक्सीन जो है उनको ले लेनी चाहिए और दोनों डोजेज लेने चाहिए और उसके बाद भी थोड़ा सा 15 दिन तक तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा रिस्क उनका जब वैक्सीन का पूरा असर आता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि वैक्सीन से 100% प्रोटेक्शन नहीं होता और इसलिए जो कोविड के बारे में बाकी सावधानियां हैं, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ को जो है बार बार धोते रहना, या तो पानी से, साबुन से या फिर जो वो सैनिटाइजर से, ये सारे जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं ये बहुत केयरफुली फॉलो करने चाहिए जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है। दूसरा ग्रुप वो है जिसको कि कोविड की प्रॉब्लम हो गई है और विशेष तौर पे 3 महीने की पीरियड में जो होता है वो पूरी तरह से कोविड का जो वायरस भी तो खत्म हो जाता है, लेकिन वायरस जो इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में, वो इन्फ्लेमेशन करीब 3 महीने तक परसिस्ट कर सकता है। इसलिए 3 महीने के अंतराल में कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम अपीयर हो सकती है, जिसमें कॉमन है कि क्योंकि क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है इन्फ्लेमेशन से, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस भी रहते हैं और इसलिए जो है विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो फेफड़ा है उसके अंदर भी एम्बोलिज्म होने का बना रहता है और पैर में भी
जो नसें हैं उनके अंदर क्लॉट बनने का रिस्क बना रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कम से कम कोविड बीमारी से क्योर भी हो जाने के बाद, वायरस खत्म भी हो जाने के बाद करीब करीब ऐसा देखा जाए कि 3 महीने तक ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर सकती हैं। इसलिए कुछ दवाई भी देनी पड़ती है जिसमें कि जिनको कि हम नोएक्स कहते हैं, जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं वो देते रहते हैं हम कम से कम 1 महीने तक, क्योंकि ये क्लॉटिंग की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है इस पीरियड में। जी। और डॉक्टर संदीप, वो क्या लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि हमें कार्डियक प्रॉब्लम है और हमें अब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है या हमें जांच कराने की जरूरत है? जी, तो देखिए ऐसा है कि जैसे कि एक है कि सीवियर चेस्ट पेन होना, तो ये तो एक सिम्टम है किसी भी मरीज को हो रहा हो, स्पेशली अगर कोविड के बाद में हो रहा हो। तो अगर सीवियर चेस्ट पेन हो रहा हो या सांस में घुटन हो रही हो, सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तो वो भी एक सिम्टम है, सांस नहीं ली जा रही हो। तीसरा ये है कि अगर आप देखें कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, पहले जो व्यक्ति है जिसको ठीक से बात करा था उसके बाद वो बात बहकी बहकी करने लग जाए और उसकी फुल्ली कॉन्शियस ना लगी, तो ये एक भी साइन हो सकता है। और फिर अगर आप नोटिस करें कि उससे अगर होंठ नीले हो रहे हो जी, तो वो भी एक साइन है। या फिर दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाए, वो क्या है कि मेरी कुछ मिस हो रही है धड़कन, तो ये सब जो साइंस हैं जो कि वार्निंग साइंस हैं, और इस केस में आपको फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। जी। और डॉक्टर संदीप, अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग जो पोस्ट कोविड के बाद उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो तो ठीक आता है, लेकिन उनकी जो पल्स रेट है वो काफी बढ़ी हुई आती है, कई बार ये 100 के ऊपर हो जाती है। तो ऐसे में ये क्या इंडिकेट करता है और लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में भी जिक्र किया था कि कोविड से बीमारी में अगर फीवर उतर जाता है, कोविड नेगेटिव हो जाते हैं या अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका 100% क्योर हो गया, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो परसिस्ट करता रहता है। और तो एक चीज तो यही है कि इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता रहता है, तो 3 महीने तक करीब, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 महीने तक तो कम से कम उसको ये इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है। उसको हम एक्चुअली एक नाम भी देते हैं, बट ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा ये होता है कि जब जैसे चेस्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है कॉमन, जिस वजह से एडमिशन भी होता है, उस समय ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और मरीज को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। लेकिन जो वो लंग की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती है। तो क्या होता है कि जब वो कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है तो वो लंग की जो वीकनेस है वो सामने आती है, और हार्ट क्या होता है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है लंग की वीकनेस। तो ऐसे केस में ये देखा गया है कि जब लंग पूरी तरह से रिकवर नहीं करा है तो हार्ट इसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट की रेट बढ़ जाती है, बल्कि अगर आप सांस की भी रेट देखेंगे तो वो सांस की रेट भी बढ़ी हुई पाएंगे। तो वो क्या है कि कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है, क्योंकि हार्ट लंग एक दूसरे के बहुत क्लोज काम करते हैं। तो अगर हार्ट में कुछ वीकनेस होती है तो लंग उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, और लंग में भी कुछ वीकनेस होती है तो हार्ट कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो वो तेज तेज सांस लेकर वो अपनी सैचुरेशन तो ठीक कर लेता है लेकिन उसका हार्ट की बीटिंग भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपने ये सिम्टम नोट किया होगा। जी। और डॉक्टर संदीप, जैसे कि पोस्ट कोविड की हम लोग बात कर रहे हैं, और जैसा कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, हार्ट तो उनका कमजोर होता ही है, लेकिन कोविड के बाद लंग्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में क्या हल्की फुल्की वो कौन सी एक्सरसाइजेस हो सकते हैं, वो कौन से व्यायाम हो सकते हैं जिनसे लोग घर पर रहते हुए अपने हार्ट और लंग्स की जो है वो अच्छी तरीके से देखभाल कर सकें? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि एक तरफ तो है कि आपको एक्सरसाइज भी करनी है और दूसरी तरफ है कि आपको ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। और उसकी जो रीजन है मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो बीमारी हमें ऐसा लगता है कि ठीक हो गया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, और जो वो इन्फ्लेमेशन होता है वो बहुत लोगों में और बहुत टाइम तक परसिस्ट करता रहता है। ऐसे में अगर आपने बहुत तेज एक्सरसाइज शुरू कर दी जब इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रहा है तो बहुत खतरनाक हो सकता है, सैचुरेशन फिर से गिर सकता है और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है,
हार्ट मतलब ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो सकता है और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की धड़कन इरेगुलर हो सकती है, अरिथमिया हो सकता है। उसमें कभी कभी ये भी देखा गया है कि लोगों की एक्सरसाइज करने के बाद में सडन डेथ भी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा सीवियर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कम से कम 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा यह है कि क्या बिल्कुल ही रेस्ट करें, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करें, तो वो भी गलत बात है। थोड़ी सी चीज करनी चाहिए। थोड़े का मतलब ये है कि आप जैसे प्राणायाम है वो बहुत अच्छा व्यायाम है, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में, लंग में प्रॉब्लम हुई, फेफड़े में प्रॉब्लम होती है, तो प्राणायाम करने से जो प्रॉब्लम होती है फेफड़े की, कि जो फाइब्रोसिस वगैरह भी होती है और जो थोड़ा सा सिक्रेशन भी होते हैं, वो सब इम्प्रूव हो जाते हैं प्राणायाम करने से। और प्राणायाम को बहुत ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता बॉडी पे। तो जो प्राणायाम की विधियां हैं वो बहुत गुड एक्सरसाइज है। और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि आप वॉक कर सकते हैं, क्योंकि वॉक करने पे, सिंपल वॉक करने पे क्या होता है, बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता हार्ट पे या लंग पे या किसी भी और चीज पे। तो प्लेन वॉकिंग, आप जिसका कि पहले शुरू में 6 मिनट के लिए वॉक करते हैं, उसका बल्कि नाम भी है 6 मिनट्स वॉक टेस्ट, जिससे कि यह पता चलता है कि वो घर जा सकता है कि नहीं, डिस्चार्ज हो सकता है कि नहीं, घर में ठीक से रह सकता है कि नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए 6 का, अगले दिन 7 मिनट, फिर थोड़े दिन बाद 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अच्छा धीरे धीरे करके हफ्तों के ऊपर ये जो ड्यूरेशन वॉक का है ये बढ़ाना चाहिए। और वॉक करके अपना एक बार सैचुरेशन अगर आपके पास है 500 ऑक्सीमीटर तो देख लेना चाहिए कि ज्यादा ड्रॉप तो नहीं हो रहा। अगर ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो फिर एक्सरसाइज थोड़ी लिमिट करनी चाहिए। और डॉक्टर संदीप, चूंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपने बहुत सारे हार्ट को लेकर रिसर्च किया है, आपके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश भी हो चुके हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है, क्योंकि पोस्ट कोविड इसकी काफी प्रॉब्लम भी देखी गई है, अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा या हार्ट अटैक पड़ता है तो सबसे पहले अस्पताल जाने के दौरान, अस्पताल तो हमें जाना ही है, लेकिन सबसे पहले हमें घर पे क्या करना चाहिए और इसके लक्षण क्या हैं, इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। और स्पेशली कोविड के जो पीरियड है, जैसा मैंने बताया 2-3 महीने के पीरियड में, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं आ रहा जिससे कि लगे कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। जो हार्ट अटैक के साइंस हैं जो कोविड वगैरह के बाद या वैसे भी हो सकते हो, वो एक तो पहली चीज है कि चेस्ट में क्या होता है, छाती में बहुत भारीपन लगता है जिसको कि हम चेस्ट हैवीनेस कहते हैं, दर्द भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिक ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कुछ पत्थर रखा हुआ है चेस्ट पे, बहुत बड़ा पत्थर रख दिया किसी ने। तो नंबर 1 ये सिम्टम होता है। और ये जो भारीपन है ये लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में हो सकता है, कंधे पे जा सकता है, लेफ्ट हाथ में भी जा सकता है, गले पे भी जा सकता है, और जगह भी जैसे दांत तक में जा सकता है। तो एक तो ये है कि बहुत भारीपन लगे, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम महसूस हो, कि ऐसा लगे कि सांस पूरी आ नहीं पा रही है, घुटन सी हो रही है, हम लेना तो चाह रहे हैं सांस, लेकिन सांस रुक रही है या ठीक से अंदर पूरे फेफड़े में पूरी सांस नहीं जा पा रही, तो जिसको हम कह रहे हैं कि डिफिकल्टी इन टेकिंग ब्रेथ या सांस लेने में परेशानी होनी, ये दूसरा सिम्टम है। और तीसरा सिम्टम है कि पसीना आना। अगर ऐसे व्यक्ति को साथ में पसीना भी आ रहा है और 3 में से 2 भी सिम्टम है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। उसके अलावा उल्टी भी आ सकती है, और भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये जो 3 मैंने आपको विशेष लक्षण बताए ये इम्पोर्टेंट है। और जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो खैर व्यक्ति कोलैप्स भी कर सकता है, बिल्कुल नीचे गिर गया, या मुंह पे आप देखेंगे तो बहुत नीलापन आ गया, जो कि शो करता है कि शायद ब्लड प्रेशर काफी ड्रॉप हो रहा है। ये सब जो है ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये जो 3 मैंने विशेष साइंस बताए या सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कम से कम एक ईसीजी जरूर करा लेना चाहिए, देखने के लिए कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। जी, और डॉक्टर मनोज, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब ये सिम्टम्स इस तरह की कुछ आए, इसके बाद हम पेशेंट को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन क्या कुछ बेसिक ऐसी चीजें हैं जो उस दौरान, जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, घर से अस्पताल ले जाते समय, या जब तक हम समझें इन बातों को, तब तक हम क्या कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके या हार्ट को डैमेज को कम किया जा सके? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे घरों में
एक डिस्प्रिन नाम की गोली होती है, वो आती है जी। उसकी जो डोज नॉर्मली अवेलेबल होती है वो करीब 150 होती है, या कभी 333 भी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन की कौन सी एस्पिरिन अवेलेबल है, अगर 330 मिलीग्राम की एस्पिरिन अवेलेबल है तो इमीडिएटली उसको तोड़ लेना चाहिए। आधी गोली जो है वो जबान के नीचे रखनी चाहिए और आधी गोली जो है काट के चबा के ले लेनी चाहिए। तो आधी गोली चबा लेनी चाहिए, आधी गोली जबान के नीचे रख लेनी चाहिए, धीरे धीरे वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है, आजकल बहुत सारे लोगों के घर में होता है, तो एक बार ब्लड प्रेशर की जांच कर लेनी चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल निकलता है तो आप आधी गोली सॉर्बिट्रेट की दे सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर नहीं नापा गया है, बिना ब्लड प्रेशर देखे कोई सॉर्बिट्रेट की गोली नहीं देनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो सिर्फ डिस्प्रिन जो या एस्पिरिन जो मैंने आपको बताया, एस्पिरिन आप दे सकते हो और फिर इमीडिएटली आपको अस्पताल ले जाना चाहिए या किसी डॉक्टर को बुलाने देना चाहिए जो कि कम से कम ईसीजी करके देख ले कि भाई हार्ट अटैक है कि नहीं। और हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां तो ईसीजी है ही, वो अपने आप देख लेंगे। उसके अलावा जो है आपको कुछ मतलब सिर्फ फर्स्ट एड दे सकते हैं। किसी की सांस रुक रही है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो वो अलग बात है, अदरवाइज सिर्फ डिस्प्रिन देना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर आपको पता है तो फिर आप आधी गोली सॉर्बिट्रेट भी दे सकते हैं। जी। और अक्सर हम देखते हैं आम लोगों ने तो ज्यादातर डॉक्टर साहब मूवीज में देखा है और काफी जगहों पे कि हार्ट अटैक आने के बाद एक हार्ट की मसाज करते हैं, पंपिंग करना शुरू करते हैं। क्या ये भी एक तरीका हो सकता है उस गोल्डन पीरियड में जब तक आप अस्पताल जा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि दो चीज है। एक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, लेकिन उसका पल्स और ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल होता है। पेशेंट जो होता है कॉन्शियस भी होता है, मतलब आप उससे बात करें तो वो बोलेगा मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपसे बात करेगा। और उसका अगर आप देखेंगे तो पल्स और ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो आप देख लेंगे कि वो पल्स और ब्लड प्रेशर भी मतलब है नॉर्मल, रिकॉर्डेबल है। जो चीज की आप बात कर रहे हैं, जब मसाज की जरूरत पड़ती है, जब आदमी बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है और उसको पल्स आनी बंद हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी नहीं रिकॉर्ड हो पाता जी, वो सिचुएशन पे मसाज करना है। कोई मतलब होश में जो इंसान है और जो आपसे बात कर रहा है उसका मसाज नहीं शुरू करना, उसको तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, हड्डी वड्डी टूट जाएगी उसकी अगर जोर से मसाज कर दिया गया, तो उसको जरूरत नहीं है मसाज की। जो जना होश में है, जिसकी ब्लड प्रेशर और पल्स अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपने उसकी अगर उसकी हाथ लगा के देख लिया उस पे नस पे और देख लिया कि वो पल्स प्रेजेंट है और वो हार्ट रेट आ रही है या पल्स रेट आ रही है, आपने पल्स ऑक्सीमीटर अगर आपके पास लगा, आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखा और आपने देखा कि पल्स रिकॉर्ड हो रही है, इसका मतलब उसको मसाज की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप, वो लोग जिनकी हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी या वॉल रिप्लेसमेंट इस तरह की सर्जरीज ड्यू हैं, वो अपनी सर्जरी को कब और कैसे प्लान कर सकते हैं? क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग रुके हुए थे, अब क्या स्थिति है? अब तो देखिए धीरे धीरे करके सारा लॉकडाउन भी उठ गया है, मतलब एक फेज मैनर में, और ज्यादा लॉकडाउन खुल जाएगा अगर इसी तरह से केसेस गिरते रहते हैं। और ज्यादातर अस्पतालों में अब सर्विसेज भी रिज्यूम हो गई हैं। अभी तो क्या हुआ था कि कोविड की वजह से ज्यादातर वार्ड कोविड ही बना दिया गया था, लेकिन अब क्योंकि कोविड के केसेस कम हो गए हैं काफी, तो अब बाकी सर्विसेज भी रिज्यूम हो गई हैं। तो आप अपने अस्पताल से पता कर लीजिए, और अगर सर्विसेज रिज्यूम हो गई हैं तो अब सर्जरी वगैरह जो भी एंजियोप्लास्टी है कराई जा सकती है। एक चीज मैं और आपको इसमें बताना चाहूंगा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वैक्सीन नहीं लगवाएं या कुछ करें या कोई दवाई बंद कर दें या कुछ शुरू कर दें। बहुत जरूरी है कि वैक्सीन जो है आप इमीडिएट ले लीजिए। आपकी जब हार्ट की एंजियोप्लास्टी होनी है तब आप करा लीजिए, उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो भी आपको सूट करता है उस पर आप अपना वैक्सीनेशन जरूर ले लें। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए है कि आप कभी भी वैक्सीन ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कार्डियक डिजीज में। और इस बीच हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, और सबसे पहले मध्य प्रदेश में सीकरी से यशवंत जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। यशवंत जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार, और आकाशवाणी के लिए भी धन्यवाद। आज उनने हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ को बुलाया, क्योंकि हमारे शिवपुरी
मेडिकल कॉलेज में 400 में से 140 मरीजों की मौत हो गई। एक ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही जी। तो हम चाहेंगे कि जो हार्ट के संबंध में आप बता रहे हैं जी। तो बीपी कितना रहना चाहिए, कम वाला कितना रहना चाहिए, ज्यादा वाला कितना रहना चाहिए, और हार्ट के लिए ईसीजी, इको, कौन कौन सी जांच कराना चाहिए जिससे कि कोविड के मरीज को इन चीजों का प्रिकॉशन रखना पड़े। और अगर किसी का ब्लड मतलब शुगर कम हो गई है तो उसको क्या करना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि हमें जरा ये साधारण सी जानकारी, नमक का और शक्कर का उपयोग कब करना चाहिए। जी डॉक्टर संदीप, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है कि वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम अपने हृदय के स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हैं कि हमारा हार्ट पूरी तरह से फंक्शन कर रहा है। पहले तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कोविड के बाद में जो हार्ट की प्रॉब्लम अगर डेवलप करती हैं तो उनके, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिम्टम्स और साइंस आते हैं। तो जब सिम्टम्स और साइंस आते हैं तब एप्रोप्रिएट टेस्ट जो होते हैं वो किए जाते हैं। अगर किसी की सांस फूल रही है, उसका फेफड़ा ठीक है लेकिन फिर भी सांस फूल रही है तो उसका इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी का टेस्ट किया जाएगा। किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो फिर ईसीजी की जाएगी, एंजियोग्राफी वगैरह टेस्ट किए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब साइंस या सिम्टम्स आएंगे कोविड के बाद में तब ये टेस्ट किए जाएंगे। किसी को बिना किसी साइंस सिम्टम के टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है। जब उसको कोविड होगा तो ब्लड प्रेशर नापा जाएगा। जो नीचे का ब्लड प्रेशर है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको कि हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो करीब 100 या उससे ऊपर रहना चाहिए नॉर्मली। और अगर कम भी है तो कम से कम 90 से ऊपर रहना चाहिए। अगर 90 से नीचे है तो डेफिनेटली उसको एक बार डॉक्टर को मिलकर और एडमिट कराने की जरूरत है, क्योंकि वो शॉक की स्थिति में जा रहा है। अगर 100 से ऊपर है तो कोई चिंता की बात नहीं है। 90 से 100 के बीच में आप बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। कभी कभी कोविड में, जैसा मैंने बताया कि कोविड के बाद में थोड़ा रिस्क रहता है, तो कुछ लोगों का पल्स रेट भी बढ़ जाता है और कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर है तो कोई चिंता की बात नहीं है। 100 से कम हो रहा है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर के अटेंशन में आना चाहिए, और 90 से कम हो रहा है तो शायद एडमिट कराने की जरूरत है। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज की कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। आप भी डॉक्टर संदीप से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का, जहां से प्रदीप गुप्ता जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में आ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। जी प्रदीप जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, जैसे एक बार पॉजिटिव होने के बाद सर जी सर, पहले तो आपको बताना चाहूंगा सर, मेरे पास रेडियो सेट नहीं है सर, फोन चालू रखिएगा। जी बिल्कुल ठीक है। जी सर, जैसे एक बार पॉजिटिव होने के बाद सर क्या दूसरे मतलब संक्रमित के कितने दिन में चांसेस रह रहा है। और सर जैसे कि मैंने सुना कि आज हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर हैं, बिल्कुल, तो जैसे मेरी छोटी सी बच्ची है सर, जी। तो उसके मतलब दिल में छोटा सा छेद था, पहले तो चेकअप कराया तो बताते हैं कि नॉर्मल हो गया, तो क्या फिर से उसका एक बार ट्रीटमेंट कराना चाहिए कितने दिन में। जी बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, दिल में छेद होना बच्चों के अंदर कई बार अक्सर ऐसा पाया जाता है, तो एक बार अगर इसका ट्रीटमेंट हो गया है तो क्या दोबारा होने की संभावना होती है। नहीं, ऐसा है देखिए कि कुछ छेद होता है जब जैसे बच्चा जब माँ की पेट में होता है तो उसको कई जगह छेद होता है। जब वो उसका पैदाइशी होती है तो उसका एक छेद बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर में एक एक करके जो दिल के छेद है वो बंद होते जाते हैं जी। तो लेकिन ये है कि पैदाइशी के बाद में कुछ लोगों में कुछ छेद रहते हैं जो कि एक सर्टेन उम्र पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं जी। जैसे कि आप ये कहिए कि 3 साल की उम्र 4 साल की उम्र में सारे छेद बंद हो जाने चाहिए। लेकिन अगर छेद persist करते रहते हैं तब फिर इलाज कराने की जरूरत होती है। या बचपन में अगर कोई छेद बहुत बड़ा छेद है तो इलाज कराने की जरूरत पड़ सकती है। अब इनके केस में जैसे इन्होंने बताया कि इनका उम्र के साथ में छेद ऑलरेडी बंद हो गया है जी, तो अब कुछ कराने की जरूरत नहीं है और उसको वापस होने का कोई रिस्क नहीं है। जी बिल्कुल। और अब रुक करते हैं हिसार हरियाणा का, जहां से बलबीर सिंह अजमेरा जी कार्यक्रम में जुड़े।
बलबीर जी अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दीजिए, आवाज इको हो रही। जी बलबीर जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सिद्धार्थ जी को नमस्कार। जी बताइए बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत। मैंने 2 वैक्सीन लगवा लिए हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ हूँ जी, तो मैं ये बस में या किसमें या सफर कर सकता हूँ? जी डॉक्टर संदीप, दोनों वैक्सीन लगवा ली है। अब क्या यात्रा में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? बस में सफर कर सकते हैं? आराम करने की जरूरत होती है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वैक्सीन जो है वो कुछ डिपेंडिंग ऑन की वैक्सीन करीब आप ये समझिए कि 65% से लेकर और 90-95% तक वो इफेक्टिव होती है, और लेकिन 5% से लेकर 30% तक तो फिर भी हो सकता है। तो इसलिए कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि 100% इफेक्टिव नहीं होती वैक्सीन। इसलिए जो प्रिकॉशन पहले ले रहे थे वो प्रिकॉशन अभी भी लेने की जरूरत है, क्योंकि 100% इफेक्टिव कोई भी वैक्सीन नहीं है। दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं बनी जो 100% इफेक्टिव है। तो आपको अभी भी मास्क प्रॉपर पहन के जाना है, आपको अभी भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, जिसको कि हम कहते हैं कि 6 फीट का फासला आपको अभी भी लोगों से रखना है। जो क्राउडेड प्लेसेस हैं वहां पे, जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहां पे 6 फीट का फासला होना चाहिए। और फिर जैसे आपने चीजें छुई हैं तो घर आके प्रॉपरली या वहां पे भी बार बार हाथ को धोना चाहिए या फिर सैनिटाइजर से वॉश करते रहना चाहिए। और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जिनको जो खांस रहे हैं, जिनको फीवर हो रहा है, इन लोगों से बचना चाहिए। तो वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन हो गया। वैक्सीन से रिस्क बहुत कम हो गया है, लेकिन 0 नहीं हुआ है। तो इसलिए सारे प्रिकॉशन लेने अभी भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन भी लगाएंगे और प्रिकॉशन भी लेंगे तो आपका रिस्क फिर 0 के बराबर हो जाएगा। अगर आप दोनों चीजें करेंगे, एक चीज करेंगे तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है। और डॉक्टर संदीप, आज के कार्यक्रम के जो लास्ट कॉलर हैं यामीन भाई रेडियो वाला, इनका सवाल ले लेते हैं। यामीन भाई नमस्कार। हेलो यामीन भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो यामीन भाई जी नमस्कार। यामीन भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जल्दी से अपना सवाल भाई रेडियो वाला चिरोड़ी से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद यूपी। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि बच्चों को किस उम्र में मास्क लगाने, जैसे कि आजकल बीमारी का वो चल रहा है, और ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि पेशेंट तो बहुत कम हो गए, 1 लाख से भी कम हो गए, लेकिन मृत्यु दर अब भी 3000 से ज्यादा है, इसका क्या कारण? जी जी डॉक्टर संदीप, बहुत संक्षेप में इसका जवाब चाहिए कि बच्चों को, किस उम्र के बच्चों को मास्क लगाना चाहिए और मृत्यु दर क्यों ज्यादा है? देखिए, अभी कुछ रिसेंट एविडेंस आई है कि बहुत छोटे बच्चे को मास्क नहीं लगाना चाहिए। तो आपको क्या है कि उसको बचा के ही रखना है। ऐसे बच्चे को अगर कोविड हो गया तो फिर बहुत आजकल देखा जाएगा कि छोटे बच्चों को जो है वो काफी बीमारी करना है, तो उसको बचा के रखना है। ऐसे बच्चों को बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है कि उनको आपको मास्क लगाना पड़े। मास्क छोटे बच्चे को नहीं लगाना चाहिए। जब बड़ा बच्चा हो जाए 10-12 साल की उम्र के बाद में, तब फिर मास्क को लगाना चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज जो आपने पूछी वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोविड के केसेस तो कम हो गए, लेकिन डेथ अभी भी परसिस्ट करे। तो देखिए, ऐसा है कि कोविड का इन्फेक्शन होने में और बीमारी सीरियस होने में और डेथ होने में एक लैग होता है कि आज जैसे किसी को कोविड हुआ तो उसको 1 हफ्ते के बाद सीरियस प्रॉब्लम होगी, और उसमें अगर डेथ होनी हुई तो हो सकता है 1 और हफ्ता लग जाए उसमें। तो 2 हफ्ते का लैग है। तो जो आप देख रहे हैं डेथ रेट, वो आज से 2 हफ्ते पुराने कोविड इन्फेक्शन की हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर संदीप, आपका ये बहुत पॉजिटिव जो है, आपने जो लोगों को जानकारी दी है। एक्चुअली समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संदीप ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।